ठीक, देखो आप ये जो डायग्राम देख रहे हो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन का डायग्राम दिख रहा है, समझ आ रहा है? ये वाला जो मैंने ये लाइन बनाया हुआ है ये आउटर मेम्ब्रेन, ये जो लाइन खींची हुई है ये तो पॉइंट्स है, ठीक है, पॉइंट्स है, अलग से लिखे हुए हैं उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला जो दिख रहा है ये इनर मेम्ब्रेन। इसको चौड़ा करके इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जो एक्चुअल में एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं। हमने भी बताया ना कि ईटीएस जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके इनर मेम्ब्रेन में चलता है। तो ये वाली जो स्पेस है वो क्या हो गई, ये वाली स्पेस क्या हो गई आउटर और इनर के बीच में, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। ये वाला जो ये आउटर मेम्ब्रेन ये भी ऐसे चौड़ा रहेगा है ना, ये मेम्ब्रेन भी ऐसे लिपिड बाइलेयर का बना होगा पर उसकी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे पतला दिखा दे। ये इनर मेम्ब्रेन में दोनों के बीच की जगह क्या कहलाएगी, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या कहला रहा है, मैट्रिक्स, इसका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब देखो जो ईटीएस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो आपको कहाँ पर चल रहा है, इनर मेम्ब्रेन में चल रहा है। तो ईटीएस को चलने के लिए हमारे पास यहाँ पर 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जिनको कॉम्प्लेक्स बोला है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, 4, 5। इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन का मिलकर एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बनाया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल ये जैसे ये लेयर है, बाई लेयर है ना। तो हमने जब इसका लिपिड बाई लेयर मॉडल पढ़ा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपको पता है उसके अंदर बहुत सारे टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, पढ़ा है ना पहले, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, कोई प्रोटीन जो पूरे होते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, वही प्रोटीन है जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है तो इस प्रोटीन का यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये एटीपी बना है, ठीक। तो इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है और ये फिक्स है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स 1 हुआ, ये कॉम्प्लेक्स 2 हुआ, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 3, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4 और ये हो गया कॉम्प्लेक्स 5। ये फिक्स है, ये अपनी जगह में माइटोकॉन्ड्रिया में फिक्स रहेंगे। पूरा अगर आप पूरा जैसे ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का है, ये उसका पूरा इनर लेयर है, ठीक है। तो ये पूरे इनर लेयर में ऐसे थोड़े थोड़े दूर में पूरा ऐसे 5 कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लाइन से लगे हुए रहते हैं। इनके बीच में कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो मूवेबल हैं, मोबाइल है, बोलेंगे जो चल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोफैक्टर Q और साइटोक्रोम C, ये लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ इनके बीच में ऐसे मूव करते रहेंगे। ये हमने ऊपर दिखाया है तो ऐसा नहीं यहाँ से अलग नहीं निकलेंगे, इन लिपिड बाइलेयर के बीच में से इनके और इनके बीच ये कैसे ऐसे घूमते रहेगा। जैसे ये मान लीजिए 2 जगह है तो उसके बीच में बस चल रही है ना, वैसे ही इनका काम है कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को कैरी कर दो, ठीक। तो ये जो है ये फिक्स वाले हैं कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5, उनके बीच में ये मूवेबल वाले हैं, साइट COQ और साइटोक्रोम C, कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C, ठीक। ये हो गया मिलकर स्ट्रक्चर। अब देखो कैसे बनेगा एटीपी। पूरे ऊपर के जितने प्रोसेस थे, ग्लाइकोलिसिस हो गया, लिंक रिएक्शन हो गया और क्रैब साइकिल हो गया, उनमें जितने भी NADPH वगैरह बने कहाँ पर चल रहा था, क्रैब साइकिल अंदर चल रहा था मैट्रिक्स में। उसके अलावा ग्लाइकोलिसिस से भी और जो पहली माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो NADPH2 बना वो सब कहाँ आता है, पहले मैट्रिक्स में आता है। इसके लिए सिस्टम होता है, उसको शटल सिस्टम कहते हैं, जो सारे NADPH2 को क्या करेगा, अंदर ले आएगा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब ये जो NADPH2 है, जो NADPH2 है इसका नाम है, ये कॉम्प्लेक्स 1 के पास आएगा जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। जितने भी NADH2 इस मैट्रिक्स में इकट्ठा हुए हैं वो सब इसके पास आएंगे, कॉम्प्लेक्स 1 के पास। यहाँ पर क्या करेगा, ये टूट जाएगा, किस में टूटेगा, NAD+ में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन में टूट जाएगा। ये जो NAD बना ये फिर वापस जाएगा दूसरे रिएक्शन में, क्योंकि भाई फिर NAD से NADH2 बनना है, ग्लाइकोलिसिस में भी, क्रैब साइकिल में भी और भी बहुत सारे रिएक्शन है ना, आपके फोटोसिंथेटिक वाले रिएक्शन में भी। तो ऐसे ही इसमें रिसाइकल होते रहते हैं, NADH2 NAD में टूटा, फिर Na2 जहाँ इसको जाना है जाएगा, पर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बना वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें एंटर करेगा, इसमें कॉम्प्लेक्स 1। और जो प्रोटॉन है वो कॉम्प्लेक्स 1 से होते हुए यहाँ पहुंचेगा, कहाँ, पहले माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक। देखो एक बार में ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है 4 प्रोटॉन को पहले माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुंचा देता है, ठीक। ये जो आखिरी वाला कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 5, इसका नाम है एटीपी सिंथेस,
ठीक है। तो ये क्या करता है, एटीपी सिंथेस क्या करता है, 4 हाइड्रोजन से एक एटीपी बनाता है। अभी फिर से लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 ने क्या किया, NAD जब टूटा, एक NAD, तो वहां से 4 प्रोटॉन को बाहर भेज दिया, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बने थे उसको ये जो आपका बीच में जो मोबाइल कैरियर है कोएंजाइम Q, ये क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पर ले आए, किसके पास, कॉम्प्लेक्स 2 के पास, हाँ थर्ड के पास। फर्स्ट से कहाँ आया, थर्ड। बीच में एक और कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है 2, ये किसके लिए है, FADH। मैंने बताया था ना 2 होते हैं, एक NADPH2 होता है और एक FADH2। NADH2 वाले यहाँ जाएंगे, FADH2 वाला यहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी FADH2 बनेंगे, अब हमारे पास जनरली क्रैब्स साइकिल में ही बना है और कहीं पर FADH2 नहीं बना है, तो यहाँ पर भी FADH2 आएगा, FAD में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनेंगे, ठीक है। और ये भी क्या करेगा, यहाँ से जो भी इनके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसको इसको देगा, यहाँ पर प्रोटॉन नहीं बनेगा, ये यहाँ पर प्रोटॉन नहीं बनता, FADH2 से सिर्फ इलेक्ट्रॉन बनेगा, जो NADH2 से और FADH दोनों से बनने वाला इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q के पास जाएगा, NAD से 4 प्रोटॉन बनेंगे जो पहली माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस में आएगा, FADH2 से प्रोटॉन नहीं बनेगा, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। अब अगले में आ जाइए, ये कोएंजाइम Q दोनों के इलेक्ट्रॉन को लेके कहाँ पर आया, कॉम्प्लेक्स 3 के पास आया, ठीक। तो इस कॉम्प्लेक्स 3 से यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन है, साइटोक्रोम B, FES, साइटोक्रोम C1, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो मिलकर एक साथ काम करते हैं। फिर ये क्या करेंगे, जब ये सब यहाँ पर आ जाएगा तो फिर यहाँ पर रिएक्शन होता है और यहाँ से फिर 4 प्रोटॉन रिलीज होते हैं। ये 4 प्रोटॉन फिर कहाँ पर पहुँच जाते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया, और जो इलेक्ट्रॉन होगा जो इधर से कैरी करते हुए आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को फिर आपको जो साइटोक्रोम C है ये कहाँ पर ले आएगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। ये भी एक कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे प्रोटीन का। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर से फिर बहुत सारे रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर से भी 2 प्रोटॉन जो है वो ऊपर आएगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है और कुछ प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O बनाएंगे, ठीक। कॉम्प्लेक्स कहाँ तक, 4। अब यहाँ तक आप देखो हमारे पास ऊपर कितना प्रोटॉन पहुंचा, कितना पहुंचा, 10 पहुंचा ना। इलेक्ट्रॉन को आपको नहीं गिनना, इलेक्ट्रॉन को इसमें से इसमें कूदते हुए इधर आ जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी कुछ रिएक्शन है, रिएक्शन बहुत सारे हैं, सब नहीं लिखे हो, जितना काम का होता है, ठीक है। प्रोटॉन को काउंट करो, यहाँ पर आपको 4 प्रोटॉन मिला, यहाँ पर 4 प्रोटॉन मिला और यहाँ पर 2 प्रोटॉन मिला, टोटल कितने प्रोटॉन मिले, 10। किससे, अगर NADH2 से काउंट करें तो, अगर FAD से काउंट करेंगे तो 6, 4 कम हो जाएगा ना भाई। NADH से काउंट करेंगे तो 4 4 8 और 2 10। अगर FAD से काउंट करेंगे तो यहाँ पर तो प्रोटॉन बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 4 और 2 6। अब देखो इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन का अमाउंट बहुत बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गया। अब इनको क्या करना है, बैलेंस करना है, नहीं तो ये सब कोलैप्स कर जाएगा। अगर कहीं पर भी इतना ज़्यादा इम्बैलेंस होगा तो ये पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है जिसको एटीपी सिंथेस कहते हैं, हाँ कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या देखिए, यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये इसका नाम है। फोर्थ वाले का नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेज, है ना, ये इन लोग का नाम है, ठीक। आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 करके भी याद रख सकते हो। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है, यहाँ पर देखो यहाँ तक सब ऊपर की ओर जा रहा था। कॉम्प्लेक्स 5 जो है जिसका नाम है एटीपी सिंथेस, ये क्या करता है, जितने यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे हैं उनको ये फिर बाहर से अंदर मैट्रिक्स की ओर लाता है। यहाँ पर ना एक इस तरह का इसका जो आप एक स्ट्रक्चर देखोगे ना तो थोड़ा इस तरह का दिखता है, ऐसे चक्री टाइप का ऐसा बना रहता है, ये 6 इसमें रहते हैं और ये ना धीरे धीरे ऐसे घूमते रहता है। तो ये क्या करता है, एक बार में 4 हाइड्रोजन को इधर लाके देता है, ठीक, 4 प्रोटॉन। और जब 4 प्रोटॉन एक बार में अंदर आते हैं तो उस 4 प्रोटॉन से एक एडीपी जो है वो एक एटीपी में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो ये तीनों जो कॉम्प्लेक्स हैं वो, अब देखो ये प्रोसेस पूरी कंटिन्यूएशन में चल रही है ना,
हमको पता है ना, जो फोटोसिंथेसिस भी आपने देखा वो भी, और जो ये उसके बाद डार्क रिएक्शन, उसके बाद ये जो ग्लाइकोलिसिस वाला पूरा साइकिल ये कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यू यहाँ पर बन रहा है, कंटिन्यू ये इधर जा रहे हैं, फिर इधर आते जा रहे हैं, और सारी चीजें कंटिन्यूएशन में काम करते जा रही है। जैसे जैसे 4 प्रोटॉन होते जा रहे हैं, एटीपी सिंथेस ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा घूमता है, नीचे आएगा, एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा। ऐसे करते करते यहाँ पर टोटल कितने बनेंगे? 38 नहीं, 4 तो पहले बन चुके हैं ना डायरेक्ट, 34 एटीपी ये टोटल क्या करता है, ऐसे करके बनाना। ठीक, अब आप यहाँ से कैलकुलेट करो कि हम लोग क्यों बोल रहे थे कि एक एनएडीपी से कितना एटीपी बना। कैलकुलेट करके बताओ, एक NADPH2 से कितना एटीपी बना? एक NADPH2 से कितना प्रोटॉन बना? 10। पूरा यहाँ तक लास्ट तक आओ ना। एक NADPH2 से कितना प्रोटॉन बना? 10। एक एटीपी बनाने के लिए कितना प्रोटॉन चाहिए? 4। तो टोटल NADP से कितना बनेगा? देखो, फिर से एक NADP को जब आपने ऑक्सीडाइज किया तो टोटल 10 प्रोटॉन यहाँ पर बने। एक एटीपी बनाने के लिए आपको कितना चाहिए? 4 प्रोटॉन चाहिए। ठीक, हमारे पास 10 है, तो 4 से एक एटीपी बना, दूसरे 4 से दूसरा एटीपी बना, 2 एटीपी बन गया ना। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? 2। तो 2 से कितना बनेगा? 0.5। इसीलिए बोलते हैं कि एक एनएडीपी से 2.5 एटीपी बनता है। एफएडी से कितना बनेगा? एफएडी में 4 प्रोटॉन कम है, तो कितने में टोटल? 6 प्रोटॉन है। 6 को यहाँ पर ऐसे ही गिन लो, तो कितना बनेगा? 1 और 0.5। तो एफएडी से क्या बना? 1.5। इसीलिए जब आप एमएससी वाले लेवल पे जाओगे तो वहाँ पर एग्जैक्ट लिखा रहता है कि एक एनएडीपी से 1.5 बनता, 2.5 बनता और एक एफईडी से 1.5 बनता। लेकिन ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं भी क्लास के अटेंडेंस बोलूँ तो मैं बोलूँगी 35 बच्चे बैठे हैं, मैं बोल सकती हूँ क्या 35.5 है? कोई भी आधा बैठ सकता है। तो आधी एटीपी कैसे बनेगी? आधी एटीपी कैसे बनेगी? नहीं बनती है ना। मैथमेटिकली ये पॉसिबल है कि हमने 10 को 4 से डिवाइड किया तो 2.5 बोलते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इमेजिन करो कंटिन्यूएशन में है। ऐसा नहीं है कि एक ही एनएडीपी जा रहा है और ये यहाँ पर 2 बार ये जो चक्र है वो चल गया और फिर यहाँ पे 2H+ बचा है और इसने 2 को ले लिया और एटीपी बना दिया, ऐसा नहीं होगा। ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, कंटिन्यू यहाँ से हाइड्रोजन बनते जा रहा है और एक बार 4 हाइड्रोजन अंदर आए तो एक एटीपी बन गया, फिर 4 हाइड्रोजन अंदर आए तो 2 एटीपी बन गया, फिर ये 2 हाइड्रोजन बने वो वेट करेंगे जब तक और हाइड्रोजन बन जाए, फिर जब ये 4 होंगे तब नीचे आके क्या होगा? 3 एटीपी। और सिर्फ NADPH नहीं है, एफएडी का भी तो वही चीज जा रहा है ना। तो ये प्रोसेस क्या होती रहती है? कंटिन्यूएशन में चलते रहती है। इसलिए आपको जो नॉर्मल बुक्स है बीएससी लेवल की उसमें लिखा रहता है कि एक NADPH2 से 3 एटीपी बन रही है और एफईडी से 2 एटीपी। तो देखा जाए तो दोनों पॉइंट सही है। अगर एक्चुअल मैथमेटिकल टर्म में बोले तो एक एनएडीपी से 2.5 और एफईडी से 1.5, पर ये एक ही टाइप का प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे एफईडी NADPH2 बने हैं। कितने बने टोटल? उसमें ग्लाइकोलिसिस में कितने बने थे? 2 है ना। उसके बाद लिंक रिएक्शन में 2 और जो आपका क्रैक साइकिल है उसमें टोटल 12 हो रहा था, मतलब लगभग 6। तो 6, 7, 8, 9, 10 NADPH2 बन रहे हैं। कंटिन्यूएशन में प्रोसेस चलती रहेगी ना, तो ये कंटिन्यूएशन में ऊपर चलते रहेगा, हाइड्रोजन इससे कैरियर से होते होते यहाँ आएंगे और ये पूरी प्रोसेस कैसे चलती रहेगी? कंटिन्यूएशन। इसीलिए हमारी कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पूरे टाइम क्या बनाती रहती है? एटीपी बनाते रहते हैं। लेकिन वैसे खर्च भी होते रहता है। कैसे खर्च होगा? अब देखो, ये जो NADH2 है ये NAD बनाया, इस NAD को इस मैट्रिक्स से कहीं और ले जाना है, तो किसी भी चीज को यहाँ से वहाँ ले जाओगे उसमें आपकी एनर्जी खत्म होगी, है ना। इसके बहुत सारे और एंजाइम होंगे, इनको शटल करना है। ये जो कोएंजाइम Q है ये यहाँ से यहाँ शटल, एक बार यहाँ आएगा एंजाइम इलेक्ट्रॉन लेके फिर वापस जाएगा, वैसे ये भी है वो इधर से उधर होते रहेगा। तो ये जितना भी मूवमेंट होते रहता है सब में एटीपी की एनर्जी खर्च होती है। जैसे आपके साथ होता है ना भाई, आप खाना खाए, नाश्ता किए, फिर आप कुछ भी करोगे तो आपको तो एनर्जी लगेगी ना।
फिर आप खाना खाओगे दोपहर को, फिर एनर्जी लोगे, फिर रात को खाओगे, फिर एनर्जी लोगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक एक कोशिका के अंदर भी हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया लगातार एटीपी बना भी रही है और लगातार एटीपी सर्च भी कर रही है। पर ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास इस प्रोसेस से गुजरने के बाद टोटल कितनी एटीपी बनती है? 38। पर कई बुक्स में आपको 36 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 एटीपी शटल सिस्टम में जाती है, वो एकदम कैलकुलेटेड है। तो आप उसको 38 भी लिखेंगे तो भी सही है, 36 भी लिखेंगे तो भी सही है, बट आपको कैलकुलेट करते बनना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक वो हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक सबको? इतना आपको रेस्पिरेशन के लिए पढ़ना है। इसको सब चीज़ को अलग अलग पूछ सकता है। ग्लाइकोलिसिस को अलग क्वेश्चन 10 नंबर का पूछ सकता है, क्रेफ्ट साइकिल को भी अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, और ईटीएस को भी आपको अलग से पूछ सकता है ना। अब ये ईटीएस का जो बुक में डायग्राम दिया है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिया है, आपको समझ नहीं आएगा, तो आप इसको बनाएं अच्छे से, पूरे पेज में बना सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइए, कॉम्प्लेक्स वन। ये पूरा नाम अगर आप याद कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखिए। इसके पार्ट है FMN और FE, इसको आयरन सल्फर सेंटर बोलते हैं। 2 के अंदर भी इसका कुछ आएगा, सक्सिनेट वाला पार्ट आएगा। 3 जो है यूबिक्यूटोन, साइटोक्रोम C ऑक्सीडोज रिडक्टेज है, उसके अंदर साइटोक्रोम B, FES, साइटोक्रोम C1, ये सब मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये सब वर्ड हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, याद करो, लाइट रिएक्शन के टाइप है ना। तो इनका काम ही होता है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो मैंने एक लाइन में अरेंज किया है, क्या मैं इसको आगे पीछे कर सकती हूँ? नहीं। किसी माइटोकॉन्ड्रिया में कॉम्प्लेक्स 3 पहले आ गया या 2 पहले आ गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। क्यों फिक्स रहेगा? एक के बाद एक प्रोसेस चलते जा रहा है, तो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। ये तो देखो, ये सीक्वेंस में मिला करके इसको 1 2 3 4 नाम दिए। जब भी किसी साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम ढूंढा होगा तो थोड़ी ना पता था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये तो बाद में नाम दिए ना, हमने अपने पढ़ने के लिए इनको नाम दिए। इनको थोड़ी पता है कि मेरा नाम कॉम्प्लेक्स 1 है कि 2 है। इनको पता है? आपके अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं पता कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको पता है। तो ये नाम तो समझने के लिए दिया है, पर इनको इस तरह से सीक्वेंस किस आधार पे किया गया होगा? उसके कार्य करने के आधार, कार्य करने की क्षमता। ऊपर 2 लाइन लिखा है, उसको पढ़ो। देखो, रेडॉक्स पोटेंशियल होता है, केमिस्ट्री में टर्म पढ़ते होंगे कि कौन सा जो भी कैरियर है वो कितने इजीली इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और कितने इजीली इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है ना। इसको क्या रेडॉक्स पोटेंशियल पूरा एक सीरीज बनता है हर एक एलिमेंट का, आपको केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। तो ये जो अरेंजमेंट रहता है ये इसी आधार पर रहता है। जैसे जो फर्स्ट वाला है ये बहुत इजीली अपने से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, इसकी डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा इसकी एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है ना। फिर इसके बाद इसकी इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की और इसकी डोनेट करने की। तो किसी भी चीज़ में, जैसे फोटोसिंथेसिस वाले में भी हमने देखा था ना, क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में सारी चीज़ें अरेंज रहती हैं, याद करो, याद है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर, वहाँ से प्लास्टोक्विनोन में गया, वहाँ से किसके पास गया, किसके पास गया, ऐसे करके। तो कोई भी चीज़ जो सीक्वेंस में जमा रहता है वो उनके रेडॉक्स पोटेंशियल के आधार पे जमा रहता है। भगवान ने इनको उस हिसाब से जमाया है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन पकड़ने का कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ ही नहीं पाता, तो ये पूरा चैन रुक जाता। तो इनको अरेंज इसी तरह से करते हैं कि ये डोनेट कर सकता है, इससे ज़्यादा एक्सेप्टिंग पावर इसकी है, उसके बाद ये डोनेट करेगा तो उससे ज़्यादा एक्सेप्टिंग पावर इसकी है, तभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं और हमारा हाइड्रोजन ऊपर चलते जा रहा है और लास्ट में सब आके फिर क्या आना है, नीचे मैट्रिक्स में आना है। अभी नीचे मैट्रिक्स में जब हाइड्रोजन आएगा तो फिर यहाँ पर फिर हाइड्रोजन इकट्ठा होगा, फिर वो ऊपर जाएगा। तो ये पूरा साइकिल क्या होता है, कंटिन्यूसली चलते रहता है और कंटिन्यूसली हमारे पास एटीपी की जो एनर्जी है वो बनते रहती है। क्लियर हुआ? यहाँ पर अब आपका 38 एटीपी